नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी डेली बूस्टर की वीकली रिवीजन क्लास, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर, साइंस एवं जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, जोगिया चट्टान चार मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जोगिया चट्टान चार मूर्ति मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और सोन नदी के उद्गम का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा, सोन एवं जोहिला तीन नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल में स्थित बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। तो दोस्तों, भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद एवं सबसे छोटी मस्जिद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, कैलाश चंद्र जोशी जी 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। साथ ही याद रखिएगा, कैलाश चंद्र जोशी जी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसका नाम का अर्थ होता है गिरबर ऑफ प्लेजर कौन सी है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी के नाम का अर्थ होता है गिरबर ऑफ प्लेजर। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप, इसका शास्वर पाठ क्या है? तो दोस्तों, इसे भर्तहरि लोक गाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में बत्तोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो दोस्तों, ग्वालियर की बत्तोबाई ने गुड़िया शिल्प में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महागोलियाना के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? तो दोस्तों, सांची स्तूप में रखे गए हैं। इसका सही जवाब होगा सांची। सांची जो कि बौद्ध जगत की एक पवित्र नगरी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है, भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो दोस्तों, भिंड जिले का प्रसिद्ध किला है अटेर का किला। अगला प्रश्न है, तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोधी के साथ संघर्ष किया था? तो दोस्तों, तोमर वंश के राजा विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी के साथ संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, ग्वालियर का किला जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसका निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1857 के विद्रोह की शुरुआत नीमच छावनी से हुई थी। अगला प्रश्न है, किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? तो याद रखिएगा, दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहां गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा, हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह व्याघ्राज्य से संबंधित है, नचना कुठार का अभिलेख। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा ने अरबों को हराया था। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ का मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों, विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों, याद रखिएगा, खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मान्यखेट पर किस वंश का शासन था? तो दोस्तों, मान्यखेट पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, उज्जैन महाजनपद युग में किसकी राजधानी था? तो दोस्तों, उज्जैन अवंती की राजधानी था, याद रखिएगा, महाजनपद युग में। अगला प्रश्न है, होलकर वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा मल्हार राव होलकर, होलकर वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1934 में अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आप सभी जानते हैं, सांची स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पोटेशियम, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है।
अगला प्रश्न है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? तो दोस्तों वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी है? तो याद रखिएगा भारत में 80 सीटें लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों तारापुर में स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु बिजली घर। अगला प्रश्न है देश की प्रथम हेल्पर रोबोटिक्स एक्सपो स्टेनलेस गेट थेरेपी मशीन का हाल ही में कहां पर लोकार्पण किया गया है? तो दोस्तों उदयपुर राजस्थान में इसका लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है गोदरेज एग्रोवेट के पाम ऑयल बिजनेस ने किनके लिए समाधान नामक अभूतपूर्व पहल शुरू की है? तो दोस्तों यह पहल किसानों के लिए की गई है। अगला प्रश्न है किसने हाल ही में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक एजुकेशन की पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह शुरुआत मास्टर कार्ड ने की है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में जैविक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए कितने करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की राशि की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब होगा 4 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की। अगला प्रश्न है मशहूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का 16वां संस्करण जयपुर में कहां पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों यह जयपुर स्थित होटल क्लार्स आमेर में इसका आयोजन किया गया है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्र सरकार ने 9 सिटी चैलेंज योजना में शामिल किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर को केंद्र सरकार ने 9 सिटी चैलेंज योजना में शामिल किया है। अगला प्रश्न है चीन के शहर में 30 जनवरी 2023 से कोविड-19 के संक्रमित लोगों के लिए आइसोलेशन के नियम को खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों चीन के हांगकांग में यह नियम खत्म किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर एम राजू भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है सापला या जिसे कुमुद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा फ्रांस की टीम को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 1946 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है लियाकत अली खान 1946 में भारत के वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है आशा पारेख का संबंध कहां से है? दोस्तों यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि आशा पारेख को 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आशा पारेख जो कि एक अभिनेत्री है, इनका संबंध मुंबई महाराष्ट्र से है। यह पॉइंट भी याद रखिएगा 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम है सामिया हसन और यह वर्तमान में तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी बैठक हुई थी? तो दोस्तों 1813 में ब्रिटिश संसद में 5वीं बैठक हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट थी दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया है? दोस्तों याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान का 2022 में नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। अगला प्रश्न है किस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, जिसे आप बीसीसीआई के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इंडिया की टीम ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स कहां स्थित है? तो दोस्तों यह ग्वालियर में स्थित है और यह प्रश्न दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
किस सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट्स। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो दोस्तों इसका भी सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है किसके शासन काल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों अजात शत्रु के शासन काल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या माना गया है? तो दोस्तों इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर आपसे इंडिया का पूछ लिया जाता है तो बात याद रखिएगा वर्ष 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन के लिए अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहले भारतीय को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे केसिका या ब्लड कैपिलरीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों जीवाश्म से जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो दोस्तों यह शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो दोस्तों इस पौधे का नाम है साइकेस, जो फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। अगला प्रश्न है गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखने के लिए रखते हैं ताकि वह तेजी से चल सके, इस वजह से वह उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई है और मुख्य रूप से दोस्तों खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा होती है। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों बारहीन, साकले तथा ब्राउन ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है अनीमोमीटर यंत्र किस चीज की माप की जाती है? तो दोस्तों अनीमोमीटर यंत्र से हवा की दिशा तथा वेग का माप किया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो दोस्तों विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो दोस्तों ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगी गति में यात्रा करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारी जल या हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? तो दोस्तों यह ड्यूटीरियम ऑक्साइड या डीओ का सूचक होता है। अगला प्रश्न है बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी वजह से बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। अगला प्रश्न है चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? तो दोस्तों उसमें पराध्वनि का गुणधर्म होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के किस महान बल्लेबाज ने क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया है? तो दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा अफ्रीकी खिलाड़ी हाशिम आमला ने क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है और दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र स्थापित के लिए चुना है? दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद शहर के लिए चुना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फुटबॉल के इतिहास में सर्वप्रथम व्हाइट कार्ड किस देश की लीग मैच के दौरान दिखाया गया है? तो याद रखिएगा पुर्तगाल की लीग मैच के दौरान पहली बार व्हाइट कार्ड दिखाया गया है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा आत्रे को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर प्रभा आत्रे को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने हाल ही में
किस महाद्वीप पर 17 पाउंड के बड़े उल्का पिंड की खोज की है? तो याद रखिएगा इसकी खोज अंटार्कटिका में की गई है, 17 पाउंड के बड़े उल्का पिंड की। अगला प्रश्न है आईआईएम अहमदाबाद में किसे हाल ही में नए निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर भरत भास्कर को हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद के नए निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में दिल्ली के आर्मी रेफरल अस्पताल में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा भारतीय सेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह जी का 61 वर्ष की आयु में दिल्ली के आर्मी रेफरल अस्पताल में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है किस मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ने श्यामल भाई पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों श्यामल भाई पटेल को अमूल ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 जनवरी को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में आप सभी जानते हैं अपने गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कैप्सूल का आवरण या जो ऊपर का कवर होता है वह स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न है शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज जो आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय या लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होना मांसपेशियों में थकान की अनुभव होने का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो याद रखिएगा प्रोटीन बनाने के लिए कुल 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ई एवं विटामिन ए। अगर आपको ऑप्शन में यह दोनों मिलते हैं तो फिर आपको इसका सही जवाब विटामिन ई लगाना है, बाकी ई और ए दोनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा फिश लीवर ऑयल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे ही हड़प्पा के समकालीन सभ्यता विकसित हुई थी। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यह आपको ऑप्शन में अहमद शाह अब्दाली की जगह अफगान सेना भी मिल सकता है। याद रखिएगा मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव पेशवा कर रहे थे और अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है? तो दोस्तों याद रखिएगा सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल एवं भूटान तीनों देशों के साथ मिलती है। अगला प्रश्न है विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रति वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा होपमैन कप का संबंध टेनिस से होता है। अगला प्रश्न है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है, या यूं कहें कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों म्यांमार की मुद्रा है क्यात। अगला प्रश्न है सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज की रचना है। तो याद रखिएगा साथ ही दोस्तों धार को राजा भोज की नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था? इसका सही जवाब होगा कलचुरी वंश। दोस्तों त्रिपुरी जो कि जबलपुर का प्राचीन नाम है और यहाँ कलचुरी वंश के शासकों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? इसका सही जवाब होगा जबलपुर से मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1931 में कहां स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब है रतलाम में वर्ष 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि स्त्री सेवा दल की स्थापना
रतलाम में कब हुई थी? तो उसका सही जवाब होगा वर्ष 1931। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है, और अगर सबसे कम या न्यूनतम सीमा पूछा जाए तो याद रखिएगा गुजरात राज्य के साथ मध्य प्रदेश अपनी सबसे कम सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट तकनीक की विकसित की थी? तो याद रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी। अगला प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक विस्फोटक है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो दोस्तों एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न है मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? तो याद रखिएगा आंख के लेंस की अपारदर्शिता के कारण मोतियाबिंद की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा ल्यूमेन वाट होता है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक। अगला प्रश्न है किस वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा या एसिड रेन होती है। अगला प्रश्न है शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया का रोग होता है। एनीमिया दोस्तों एक्चुअल में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? तो दोस्तों कीटनाशक का स्रोत होने के कारण नीम का पेड़ विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगला प्रश्न है मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? तो दोस्तों मनुष्य में छोटी आंत का काम होता है अवशोष करना। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत ने मालदीव के खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए या बुनियादी ढांचा बनाने के लिए $40 मिलियन की सुविधा या दान दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में सभी आदिवासी वर्ग को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो दोस्तों वायनाड जिला, जो कि केरल में स्थित है, ऐसा जिला बन गया है जिसने सभी आदिवासी वर्ग को बुनियादी दस्तावेज प्रदान किए हैं। साथ ही याद रखिएगा वायनाड दोस्तों राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों आर विष्णु प्रसाद को 2022 के लिए हाल ही में सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो याद रखिएगा तरंग मेल सेवा गुजरात राज्य में शुरू की गई है भारतीय डाक विभाग द्वारा। अगला प्रश्न है पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है आंख के स्वस्थ कार्य करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों आंख के लिए विटामिन ए सहायक होता है, और विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और गाजर इसका मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों साग या सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है पोलियो किसके कारण से होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पोलियो वायरस यानी कि विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है पेसमेकर का क्या कार्य है? तो दोस्तों पेसमेकर आर्टिफिशियली तौर पर दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है सिरके या जिसे विनेगर के नाम से जाना जाता है का मुख्य अंग क्या होता है? तो दोस्तों सिरके का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने किस पद्धति की कटु आलोचना की थी? तो दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने अंग्रेजी पद्धति की कटु आलोचना की थी, और यह प्रश्न दोस्तों एमपीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है मंडला किस वंश की राजधानी थी? तो आप सभी जानते हैं मंडला गौंड वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में उज्जैन को ही अवंती के नाम से जाना जाता था महाजनपद युग में। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र पर शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र ने शासन किया था? तो दोस्तों अग्निमित्र ने विदिशा पर शासन किया था, याद रखिएगा, और अग्निमित्र शुंग वंशीय राजा थे।
अगला प्रश्न है किस वंश के शासन काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों सातवाहन वंश के काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न है कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो दोस्तों नाग वंश के राजाओं ने कुषाणों के उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला प्रश्न है नागभट्ट प्रथम किस वंश का राजा था? तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। अगला प्रश्न है चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो याद रखिएगा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। अगला प्रश्न है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो दोस्तों धारा 356 के अनुसार राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है समुद्री जल में लवण का औसत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। अगला प्रश्न है 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन जिसे आप WTO के नाम से जानते हैं का मुख्यालय कहां है? तो याद रखिएगा WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है सन 1922 में चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो याद रखिएगा 1922 में चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। और आप सभी जानते हैं JB कृपलानी देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है महान चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? तो दोस्तों चरक राजा कनिष्क के दरबारी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो दोस्तों विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है मछली का तेल, अंडा तथा दुग्ध। यहां उन्होंने भोजन के बारे में पूछा गया है, बाकी विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश या सोलर एनर्जी भी होता है। अगला प्रश्न है उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे सूखा बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। अगला प्रश्न है धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों औषधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से सोयाबीन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है एक मोटर व्हीकल के पीछे की चीजें दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर होता है एक मोटर व्हीकल में पीछे की चीजें दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट में सूक्ष्म तरंगें या माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो दोस्तों रक्त प्लेटलेट्स एवं विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायता करता है या उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष
पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है? अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में साहित्य लेखन कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस सम्मान की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान की शुरुआत की गई है भारतीय भाषाओं में साहित्य के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा थाना देश में सर्वोत्तम 3 में शामिल होने पर पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का बनबसा थाना देश में सर्वोत्तम 3 पुलिस थानों में शामिल होने पर सम्मानित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने किसको पार्टी का नया नेता और न्यूजीलैंड देश का 41वां प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन 2023 के रोमांचक फाइनल में किसने हाल ही में जापान की अकाने यामागुची को हराकर टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी आन से यंग ने जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराकर टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 24 जनवरी को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा? तो दोस्तों, यह मेट्रो स्टेशन महाराष्ट्र में बन रहा है और इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिर्देशक या जिसे डीजीसीए कहा जाता है के अगले महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है विक्रम देव दत्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास किया है? तो दोस्तों, यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है और इसका नाम था एमफैक्स 2023। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो याद रखिएगा, 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने हाल ही में किस शहर में पहली STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उपराज्यपाल RK माथुर ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या जिसे यूएल पिन कहा जाता है लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया है और इनका नाम भी याद रखिएगा, RK माथुर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी के विकास के लिए हाल ही में किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह साझेदारी GSP फाउंडेशन के साथ की गई है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्ष 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, लुंगलेई फायर स्टेशन को चुना गया है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन के साथ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए। अगला प्रश्न है, ब्राजील और किस देश ने हाल ही में साझा मुद्रा की तैयारी शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ब्राजील के साथ अर्जेंटीना ने ही हाल ही में साझा मुद्रा नीति तैयार करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों कनाडा देश दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। अगला प्रश्न है भारत पाक सीमा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है भारत पाकिस्तान सीमा को। साथ ही दोस्तों भारत बांग्लादेश सीमा को भी रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो दोस्तों सन 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने भारतीय ध्वज तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है आलम आरा, जो कि पहली ऑडियो फिल्म थी भारतीय सिनेमा की। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ष 1961 में भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? तो दोस्तों कुशीनगर, जो कि बिहार में स्थित है, यहां महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है किस नृत्य का नाम कुलेचापुरम के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों कुलेचापुरम एक ग्राम का नाम है और कुचिपुड़ी नृत्य का नाम कुलेचापुरम ग्राम के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो दोस्तों यह भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वंश के शासक चंगेज खां के वंशज कहलाते हैं? तो याद रखिएगा मुगल वंश के शासक चंगेज खां के वंशज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कार्ल विल्हेम एवं बान नेगेली ने गुणसूत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न है राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखिएगा नरगिस दत्त ऐसी पहली महिला अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में मनोनीत हुई थी। अगला प्रश्न है जूल किसकी इकाई होती है? तो दोस्तों जूल कार्य एवं ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों सीएफसी गैस ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण है और सीएफसी का पूर्ण रूप होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है 1 नैनो सेकंड 1 सेकंड का कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों 10⁻⁹ नैनो सेकंड बराबर 1 सेकंड होता है। अगला प्रश्न है प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे आवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रोजन बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो दोस्तों यह एसी वोल्टता को घटाता एवं बढ़ाता है। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर। साथ ही याद रखिएगा एसी को डीसी करंट में रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा तापमान के घटने पर वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है। अगला प्रश्न है एक मानव में औसत हृदय स्पंदन की संख्या का परिसर कितना होता है? तो याद रखिएगा 71 से 80 होता है और अगर आपको एग्जैक्ट कहीं ऑप्शन में दिखे तो 72 एग्जैक्ट होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का
परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यह जीवाणुओं द्वारा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो याद रखिएगा विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत तेल में। अगला प्रश्न है किस अम्ल का प्रयोग अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा फॉस्फोरिक अम्ल का या फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहां होता है? तो दोस्तों एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। साथ ही दोस्तों संचार वाली पद्धति में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो दोस्तों 1000 घन फीट प्रत्येक 10 सेकंड में आवश्यक होती है स्वच्छ हवा की मात्रा एक स्वस्थ मानव शरीर में। अगला प्रश्न है यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो दोस्तों लौंग एक फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु प्रदूषण करती है? तो दोस्तों यह धातु है सीसा या जिसे लेड कहा जाता है। यही मुख्य कारण है वाहनों से होने वाले प्रदूषण का। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन क्या है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है परमाणु पायल का प्रयोग कहां होता है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन के परिचालन में परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एंग्लो न्यूबियन किसकी एक नस्ल होती है? तो दोस्तों एंग्लो न्यूबियन एक बकरी की नस्ल होती है। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो दोस्तों याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? तो दोस्तों लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है जो कि तापीय विद्युत में या थर्मल पावर प्लांट्स में उपयोग में आता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? तो दोस्तों यह अबटू ग्रंथि से निकलता है। दोस्तों याद रखिएगा अबटू ग्रंथि थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की सीमा कुल 5 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश अपनी सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साझा करता है एवं सबसे कम सीमा गुजरात राज्य के साथ साझा करता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश एवं सबसे कम गुजरात। अगला प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है एवं भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इन सभी टॉपिक्स पे दोस्तों मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में काफी डिटेल से डिस्कस किया है जो कि आपको अथर्व एकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? तो दोस्तों याद रखिएगा द्रविड़ संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश की चट्टानों से नहीं मिलते। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गोंडवाना समूह की चट्टानों में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों धूपगढ़ की चोटी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और पचमढ़ी में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। अगला प्रश्न है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सिगार चोटी मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मालवा के पठार से मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? तो दोस्तों महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है पचमढ़ी, और महादेव पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक भाग है।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की मुख्य विषय थीम क्या रखी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की मुख्य थीम थी टू इन्वेंट इन पीपल्स प्रायोरिटाइज एजुकेशन। अगला प्रश्न है कृषि जागरण के लिए किस मुख्यालय में भारत के प्रथम एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा कृषि जागरण के नई दिल्ली मुख्यालय में भारत के प्रथम एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में पहले एवं विश्व में दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो याद रखिएगा मुकेश अंबानी को रखा गया है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल के किस ग्रह पर अभी तक के सबसे विशाल पहाड़ जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स की खोज की गई है? तो दोस्तों ओलंपस मॉन्स की खोज की गई है मंगल ग्रह पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश के खिलाड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो दोस्तों थाईलैंड के खिलाड़ी ने जीता है और इनका नाम है कोनल्लाबुत बिनती दर्शन और यह थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर सरकार ने 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना कौन सा सरस मेला 2023 आयोजन किया है? तो दोस्तों यह सरस मेला 2023 का पहला संस्करण था, याद रखिएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 21वें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाल ही में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में कितनी भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों 2 भारतीय फिल्मों को मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? तो दोस्तों अस्का थाना उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश की सरकार ने हाल ही में यानोमामी में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की थी? तो दोस्तों यानोमामी में ब्राजील सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है हाल ही में मशहूर आर्किटेक्ट और पद्म भूषण से सम्मानित बालकृष्ण जोशी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों बालकृष्ण जोशी जी का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, जो कि एक मशहूर आर्किटेक्ट एवं पद्म भूषण से सम्मानित थे। अगला प्रश्न है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन एवं पहला वेद होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सिनकोना पौधे से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है सबाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों सबाना घास के मैदान अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप होता है? तो दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किस देश से लिया गया था? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों पहला विदेशी आक्रमण भारत पर ईरानियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मोगली उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मोगली उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा सार्क के 8 सदस्य देश हैं, जिनके नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव्स। तो याद रखिएगा सार्क में 8 सदस्य देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव्स। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान, या जिसे आप
वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं और यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। भारत का जिम कॉर्बेट सबसे पुराना और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुतुब शाह ने वर्ष 1591 में 1591 में चार मीनार का निर्माण कराया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है हड्डियों तथा अस्थियों के निर्माण में। अगला प्रश्न है, सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु है? तो दोस्तों सोल्डर लेड तथा टिन का बना हुआ मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे जो छिद्र होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों केरोसिन लैंप में छिद्रों का कार्य होता है ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। साथ ही याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही दोस्तों एमपीजीके की एक न्यू सीरीज भी अथर्व एकेडमी के चैनल पर हाल ही में स्टार्ट की है, जिसकी अभी टोटल 3 क्लासेस मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो एक बार आप इस सीरीज की क्लासेस भी जाकर जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।